राधे राधे। हेलो एवरीवन। ऐसी नई नई स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सो लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड ऑफ माय हस्बैंड्स सीक्रेट। मनीषा के पीछे जो शख्स खड़ा था उसे देखकर मनीषा एक पल को जम सी गई। तभी इनाया खुश होती हुई बोली, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनीषा के पीछे जो शख्स खड़ा था वो देव था। देव का वहाँ होना मनीषा को कुछ खास पसंद नहीं आया। मनीषा जानती थी कि देव उसे पसंद करता था, जिसका इजहार उसने मनीषा से पहले ही कर दिया था, पर मनीषा को उसकी वो बात अच्छी नहीं लगी थी। तभी इनाया ने देव को अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट किया। देव उस टेबल के पास आकर ठीक मनीषा के सामने बैठ गया। देव ने मनीषा की तरफ देखा, पर मनीषा ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। देव समझ गया था कि मनीषा उससे अभी भी नाराज थी, इसलिए देव ने मनीषा से कोई भी बात नहीं की। तभी इनाया देव से बोली, मुझे तो लगता था कि तुम वापस अब्रॉड चले गए होगे, पर सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। इनाया की बात सुनकर देव बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराने लगा। तभी इनाया ने टेबल पर रखे ग्लास में वाइन डालकर देव को पकड़ाते हुए कहा, ये लो, तुम भी हमारे साथ चीयर्स करो, मनीषा की आंखों के नाम। देव ने हैरानी से पूछा, मनीषा की आंखों के नाम, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मनीषा नहीं चाहती थी कि देव को उस बारे में पता चले। उसने इनाया को रोकने की कोशिश भी की, पर इनाया ने उससे पहले ही देव को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर देव शांत नजरों से मनीषा को घूरने लगा। मनीषा अभी भी देव से नजरें चुरा रही थी। तभी इनाया ने ग्लास ऊपर उठाते हुए कहा, चलो गाइस, मनीषा की आंखों की सलामती के लिए चीयर्स करो। उस पर देव ने अपने वाइन का ग्लास ऊपर उठाते हुए कहा, नहीं इनाया, हमें मनीषा और अनिरुद्ध के रिश्ते की सलामती के लिए चीयर्स करना चाहिए। किस्मत वालों को ही इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। देव की बात सुनकर मनीषा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो देव की आंखों में ये साफ देख पा रही थी कि उसे अपनी बोली हुई बात का पछतावा था और वो सच में मनीषा और अनिरुद्ध के रिश्ते से खुश था। ऐसा महसूस होने पर उसे काफी अच्छा लगा और उसने मन ही मन देव को माफ करते हुए अपना भी ग्लास ऊपर उठाकर सबके साथ चीयर्स किया। कुछ ही देर में वो टेबल लजीज व्यंजनों से भर गया। मनीषा इस तरह खाना खा रही थी जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। उस टेबल पर बैठे बाकी 3 लोग मनीषा को हैरानी से देख रहे थे। तभी इनाया ने हैरान होते हुए मनीषा से कहा, तू ठीक तो है ना मनीषा? आज से पहले मैंने तुझे ऐसे खाते हुए तो नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे तेरे अंदर कोई राक्षस आ गया है। इनाया के बोलने पर मनीषा का अपने खाने के तरीके पर ध्यान गया। तभी उसकी नजर राजेश और देव पर पड़ी, जो फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे बड़ी शर्म महसूस हुई। वो हिचकिचाते हुए इनाया से बोली, दरअसल अमेरिका में मैं फास्ट फूड खा खा के थक गई थी। मैं वहाँ हमारा इंडियन खाना मिस करती थी। आज इतने दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मनीषा की बात सुनकर वहाँ बैठे तीनों लोगों की हंसी छूट गई। उन्हें हंसता देख मनीषा भी शर्म से हंस पड़ी। तभी इनाया अपनी हंसी कंट्रोल करती हुई बोली, सच में मनीषा, तू विदेश जाकर भी बिल्कुल नहीं बदली। अच्छा हुआ जो तू यहाँ वापस आ गई, पर तुझे देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि तुझे एलए में खाना नहीं मिलता था। मनीषा मुस्कुराते हुए बोली, शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, पर फिर अनिरुद्ध वहाँ आ गए और उन्होंने मेरे खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखा। इतने नौकर चाकर, हर रोज देसी खाना और बहुत कुछ। मनीषा की बात सुनकर देव मुस्कुराता हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी इनाया बोली, ओह सो क्यूट, सच में अनिरुद्ध तुम्हें कितना प्यार करता है। वैसे अगर तू बुरा न माने तो क्या मैं तुझसे एक बात पूछ सकती हूँ? मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछ। इनाया ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अगर तू उस दिन सच में अनिरुद्ध को अपना कॉर्निया दे देती तो क्या तुझे बाद में इस बात का अफसोस भी नहीं होता? इनाया की बात सुनकर मनीषा एक बार को भूल गई कि अनिरुद्ध की आंखें कभी गई ही नहीं थी। वो उस परिस्थिति को याद करने लगी जब उसे पता नहीं था कि अनिरुद्ध हमेशा से सब कुछ देख सकता था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, नहीं, कभी नहीं। अगर अनिरुद्ध की आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मुझे मेरी दोनों आंखें भी कुर्बान करनी होती तो मुझे उसका जरा सा भी अफसोस नहीं होता। मनीषा की बात सुनकर देव उसकी तरफ गौर से देखने लगा। उसे मनीषा की आंखों में अनिरुद्ध के लिए बेइंतहा प्यार नजर आ रहा था। वो दूर दूर तक मनीषा के दिल में खुद को नहीं देख पा रहा था। उसे थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी, पर फिर भी वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। तभी इनाया अपने बगल में बैठे राजेश के गाल पर हाथ फेरती हुई बोली, आई एम सो सॉरी राजू, शायद मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही तेज थप्पड़ मार दिया। अगर तूने दुनिया का सबसे अच्छा कोई काम किया है तो वो है मनीषा की आंख का ऑपरेशन ना करना, क्योंकि हमारी दोस्त पागल हो गई है अनिरुद्ध के प्यार में। तभी मनीषा वापस से यथार्थ में आई, जहाँ उसे पता था कि अनिरुद्ध की आंखें हमेशा से सही सलामत थी। इनाया की बात सुनकर मनीषा जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ ही राजेश और इनाया भी हंस पड़े। पर देव के चेहरे पर जो हंसी थी वो नकली थी। उसके दिल में मनीषा के लिए अभी भी कुछ था जो चाहते हुए भी वो बोल नहीं सकता था। मनीषा ने अनिरुद्ध को पहले ही बता दिया था कि वो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जा रही है, इसलिए खाना खाने के बाद उसे अनिरुद्ध ने रेस्टोरेंट के बाहर से पिक किया। अनिरुद्ध मनीषा को अकेले नहीं आने जाने देना चाहता था, क्योंकि हर वक्त उन लोगों पर खतरे के बादल मंडराते रहते थे। रघुवंशी स्टेट पहुंचकर मनीषा अनिरुद्ध की व्हीलचेयर धकेलती हुई उसे स्टडी में ले गई। अनिरुद्ध वहाँ बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था, जबकि मनीषा बुक शेल्फ से एक किताब निकालकर वहाँ बैठी उसे पढ़ रही थी। तभी अचानक मनीषा का फोन बजा। उस पर कोई मैसेज आया था। जैसे ही मनीषा ने अपना फोन उठाया वैसे ही उसने देखा कि वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि भरत का था। इतनी रात को भरत का मैसेज देखकर मनीषा थोड़ी हैरान थी। जब उसने उस मैसेज को खोला तो उसमें लिखा था, मैं नीचे गार्डन में हूँ, 5 मिनट में मुझे वहाँ आकर मिलो, कुछ बात करनी है।
भरत का मैसेज देखकर मनीषा चौंक गई। उसका इस तरह से इतनी रात गए ऐसा मैसेज भेजना मनीषा को थोड़ा अजीब सा लगा। आखिरी बार जब मनीषा भरत से मिली थी तब भी भरत का बर्ताव उसे कुछ अजीब सा लगा था। उस मैसेज को पढ़कर मनीषा के चेहरे के भाव कुछ बदल गए। वहीं अनिरुद्ध बैठा मनीषा के चेहरे को गौर से देख रहा था। तभी अनिरुद्ध बोला, कहीं आपको कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया जिसमें आपकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी है? वैसे हम आपको बता दें कि ऐसे मैसेज भेजने वाले लोग फ्रॉड होते हैं, जिनकी पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अगर आप कहें तो हम पुलिस को फोन करें, हमारी वहाँ काफी जान पहचान है। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा जोर से हंस पड़ी। दरअसल अनिरुद्ध एक भी मौका नहीं छोड़ता था मनीषा के चेहरे पर हंसी लाने का। मनीषा को हंसता देख अनिरुद्ध के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी मनीषा हाथ में अपना फोन पकड़े उठी और अनिरुद्ध के पास जाकर उसे वो मैसेज दिखाते हुए बोली, ये देखिए मुझे भरत ने क्या मैसेज किया है। भरत का मैसेज पढ़कर अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, लगता है भरत को आपसे सच में कोई बहुत जरूरी बात करनी है। जाइए, वो आपका इंतजार कर रहा है। मनीषा अनिरुद्ध को मना करती हुई बोली, नहीं, इस वक्त मैं आपके साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। अनिरुद्ध मनीषा के गाल पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, पर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर भरत को आपसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो वो इतनी रात गए यहाँ आया है। हमें लगता है आपको उससे मिलने जाना चाहिए। मनीषा का अनिरुद्ध को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, पर उसके इतना बोलने पर उसने भरत से मिलने का फैसला किया। मनीषा स्टडी से निकलकर नीचे भरत से मिलने गई। जब वो गार्डन में पहुंची तो भरत वहाँ टहलता हुआ उसका इंतजार कर रहा था। मनीषा को अपनी तरफ आता देख भरत मुस्कुराते हुए बोला, कैसी हो मनीषा? आज कितने समय बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मनीषा ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ भरत, तुम कैसे हो? भरत ने मनीषा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी भरत बोला, मुझे तो लगा था कि एले जाकर तुम काफी कमजोर हो गई होगी, पर तुम तो पहले से भी काफी निखरी हुई लग रही हो। लगता है एले का मौसम काफी सूट किया तुम्हें। मनीषा ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा, वैसे सच बताऊं तो एले मुझे जरा भी रास नहीं आया, लेकिन फिर जब अनिरुद्ध वहाँ आ गए तो उन्होंने खाने पीने से लेकर मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखा, यहाँ तक कि मेरा वजन भी कुछ हद तक बढ़ गया है। मनीषा की बात सुनकर भरत कुछ देर तक चुपचाप खड़ा उसे यूं ही देखता रहा। फिर बोला, लगता है अनिरुद्ध तुम्हें बहुत प्यार से रखता है, इसलिए तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला खिला सा रहता है। मनीषा गर्व महसूस करती हुई बोली, वो तो है, अनिरुद्ध मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि अनिरुद्ध मेरी जिंदगी में आए। मनीषा की बातें सुनकर भरत के चेहरे के भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मनीषा की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। भरत ने मनीषा से पूछा, वैसे अनिरुद्ध की आंखें अब कैसी हैं? मनीषा ने जवाब दिया, अब उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से उन्हें अब हर चीज अच्छी तरह से दिखती है। तभी भरत ने आगे कहा, और उसके पैर? भरत का सवाल सुनकर मनीषा के माथे की लकीरें उभर आई। वो हैरानी से बोली, क्या मतलब? भरत नॉर्मल होते हुए बोला, दरअसल अमेरिका जाने से पहले अनिरुद्ध का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थी। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा, लेकिन फिर अचानक से वो तुम्हारे पास एले पहुंच गया, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी चिंता हो रही है। मनीषा ने बात बनाते हुए कहा, हाँ, वो मुझे एले में सेटल होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए अनिरुद्ध वहाँ आए थे, लेकिन उनके पैरों के बारे में तो तुम जानते ही हो, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता है, इसलिए जब उनके पैर फ्रैक्चर हुए तब उन्हें दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वैसे मैं अभी भी उनके पैरों की मालिश कर रही हूँ, जिनसे उनकी हड्डियां मजबूत हो। मनीषा की बात सुनकर भरत कुछ सोचते हुए बोला, अच्छे से मालिश करना अनिरुद्ध की, क्या पता जैसे उसकी आंखें ठीक हुई हैं वैसे ही किसी दिन वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाए। इतने समय बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा। इतना कहकर भरत वहाँ से चला गया। मनीषा कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही कि आखिर भरत उससे कहना क्या चाहता था। कुछ देर बाद मनीषा वापस से घर के अंदर लौट आई। वो सीधा स्टडी में अनिरुद्ध के पास गई और स्टडी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कैसी रही आपकी भरत से मीटिंग? अनिरुद्ध ने मनीषा से पूछा। मनीषा बोली, पता नहीं भरत को आजकल क्या हो गया है, वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, क्या मतलब? मनीषा ने आगे कहा, आज भरत से बात करके न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक रूखापन सा नजर आने लगा। उसने मनीषा से पूरी बात पूछी, जिस पर मनीषा ने उसे भरत और अपने बीच हुई सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद मनीषा बोली, पता नहीं क्यों पर आज मुझे भरत से बात करके ऐसा लगा जैसे उसे आपके पैरों को लेकर आप पर शक हो गया है। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध कुछ सोचते हुए बोला, वैसे भरत को लेकर आप क्या सोचती हैं? क्या वो हमारे दुश्मनों से कोई वास्ता रखता होगा? मनीषा बोली, मुझे लगता है भरत थोड़ा अजीब जरूर है, पर इतना भी नहीं कि वो आपके दुश्मनों से मिला हो। शायद हम उसे कुछ ज्यादा ही जज कर रहे हैं। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे का रूखापन थोड़ा और बढ़ गया। वो बोला, लेकिन फिर भी हम आपको ये सलाह देंगे कि कुछ समय तक आप भरत से थोड़ा दूर रहें। हम नहीं चाहते आप पर कोई और नई मुसीबत आए। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, पर उसके मन में अभी भी ये सवाल घूम रहा था कि क्या सच में भरत अनिरुद्ध के दुश्मनों से मिला हो सकता है? क्या मनीषा का शक जायज था? क्या भरत का अनिरुद्ध के दुश्मनों से कोई ताल्लुक था? आखिर भरत अनिरुद्ध के बारे में क्या जानना चाहता है? शाम का वक्त हो रहा था। मनीषा अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पकड़े उसके साथ गार्डन में टहल रही थी। आसपास रंग बिरंगे फूल लगे थे, जिनकी मनमोहक खुशबू हर तरफ फैली हुई थी।
मनीषा को वो सुगंध बहुत अच्छा अनुभव दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के किसी उपवन में आ गई हो। वो दृश्य मनीषा को एक अलग सा सुकून दे रहा था। वो खुश होती हुई अनिरुद्ध से बोली, आज तक मैं दिन में कभी यहाँ नहीं आई। इन फूलों की खुशबू को महसूस करके मुझे हमारे अहले वाले सपनों का घर याद आ गया। आप इसी तरह हर रोज मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ घुमाते थे। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप हमें यहाँ से दाईं ओर ले चल सकती हैं? आपके लिए वहाँ एक सरप्राइज है। सरप्राइज सुनते ही मनीषा का मन खुशी से झूम उठा। वो खुश होती हुई बोली, सरप्राइज? पर क्या? मुझे भी जानना है। अनिरुद्ध हंसते हुए बोला, अगर पहले ही बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? आप हमें लेकर दाईं ओर चलिए तो सही। अपने सरप्राइज को अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मनीषा के अंदर एक उत्साह सा भर गया। वो किसी बच्ची की तरह खुश दिखाई दे रही थी। उससे अब और सब्र नहीं हो रहा था। वो व्हील चेयर को जल्दी जल्दी ढकेलती हुई दाईं ओर चल दी। कुछ ही कदम चलने पर मनीषा ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने रंग बिरंगे गुलाबों का एक बड़ा सा बगीचा था जो कई एकड़ तक फैला था। ये देखकर मनीषा हक्की बक्की रह गई थी। वो देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि मनीषा स्वर्ग में आ गई हो। मनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मनीषा के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गुलाब के बगीचे को देखकर वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई हो। मनीषा ने हैरान होते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं धरती पर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं और ही आ गई हूँ। मनीषा का रिएक्शन देखकर अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा बढ़ गई। एली में आपको हमारे गार्डन की गुलाब की महक बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हमने दुनिया भर से गुलाबों की हर एक प्रजाति मंगवाकर यहाँ लगवा दी है, जिससे आप जब चाहें इनकी खुशबू को महसूस कर सकती हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर मनीषा के दिल में प्यार का एहसास भर गया। सच में अनिरुद्ध मनीषा को सबसे ज्यादा चाहता था। उसे उसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खुशी की कद्र थी। कभी कभी तो अनिरुद्ध कुछ ऐसा कर जाता था कि मनीषा को लगने लगता था कि वो दिन दूर नहीं जब अनिरुद्ध आसमान से तारे लाकर मनीषा के कदमों पर रख देगा। मनीषा को अपने सपनों का राजकुमार आखिरकार मिल ही गया था। मनीषा अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पकड़े उस गुलाब के बगीचे के बीच से होती हुई आगे जा रही थी। आसपास लगे खूबसूरत गुलाब देखकर मनीषा के दिल में सैकड़ों सितारे एक साथ बज उठे थे। तभी अनिरुद्ध ने वहाँ से एक लाल गुलाब तोड़ा और मनीषा को देते हुए कहा, हमारी तरफ से आपको ये पहला गुलाब। ये आपके बालों में बहुत ही सुंदर नजर आएगा। मनीषा ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध के हाथ से वो गुलाब ले लिया। उस बगीचे के आखिर में एक छोटा सा तालाब था, जिसके दूसरी ओर डूबता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। वो दृश्य बहुत ही मनमोहक सा था और मनीषा अनिरुद्ध को लेकर तालाब के किनारे जा रही थी। आसमान में डूबते सूरज की लालिमा फैली थी और उसके नीचे बिछे तालाब के पानी में आसमान का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने धरती के कागज पर एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाई हो। मनीषा अनिरुद्ध की व्हीलचेयर को लेकर तालाब के किनारे जाकर खड़ी हो गई। मन को मोह लेने वाले उस दृश्य को देखकर अनिरुद्ध मनीषा से बोला, तो कैसा लगा आपको ये नजारा? मनीषा ने एक मुस्कान के साथ कहा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम स्वर्ग जैसा। मैंने आपसे कहा था ना, हम जहाँ साथ होंगे वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी। अनिरुद्ध बोला, स्वर्ग का तो नहीं पता, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि आपके आगे इन फूलों, तालाब और इस सुंदर दृश्य का कोई मतलब नहीं है। आप हमारी पूरी दुनिया है और आपके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूबे हुए थे जैसे वो एक दूसरे की आंखों में अपनी पूरी जिंदगी देख रहे हों। वहाँ का माहौल अचानक से शांत हो गया था और अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी उन दोनों के दिल की धड़कनें। तभी उनके ऊपर फैली पेड़ की एक डाल पर कुछ हरकत हुई। अचानक से उस पेड़ की डाल से कुछ आकर सीधा अनिरुद्ध के पैरों के ऊपर गिरा, जिससे वो दोनों चौंक गए। जैसे ही मनीषा की नजर अनिरुद्ध के पैरों पर पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए। अनिरुद्ध के पैरों पर एक काले रंग का सांप गिरा पड़ा था, जो धीरे धीरे अनिरुद्ध के पैरों के चारों तरफ लिपटने की कोशिश कर रहा था। उस सांप को देखकर अनिरुद्ध भी चौंक गया था, लेकिन फिर भी उसके पैरों में कोई हरकत नहीं हुई। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ सोच पाता, मनीषा ने तेजी से उस सांप को अपने हाथ से पकड़ा और उसे एक झटके से तालाब में फेंक दिया। मनीषा को ऐसा करता देख अनिरुद्ध तेज आवाज में चिल्लाया, मनीषा! अनिरुद्ध हड़बड़ाकर उठने ही वाला था कि तभी मनीषा ने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनीषा को ऐसा करते देख अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर पर ही बैठा रहा, पर अनिरुद्ध का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, ये आपने क्या किया? अगर वो सांप आपको डस लेता तो? मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके होते हुए भला हमें कुछ हो सकता है? मनीषा का आकस्मिक व्यवहार देखकर अनिरुद्ध ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, मनीषा, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? यहाँ बहुत ही जहरीले सांप होते हैं। वो सांप आपको नुकसान पहुँचा सकता था। आप इन सांपों के बारे में कुछ नहीं जानती। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देख अनिरुद्ध हैरान हो गया। तभी मनीषा हंसते हुए बोली, मैं नहीं जानती, शायद आपको पता नहीं, बचपन में मुझे एक सांप ने काटा था, लेकिन सही समय पर इलाज होने की वजह से मैं बच गई थी। उस दिन से मैंने दुनिया भर के सांपों के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। ये सुनकर अनिरुद्ध हैरत में पड़ गया। तभी मनीषा आगे बोली,
मैंने अपनी रिसर्च में पता किया था कि किसी भी सांप के मुंह से 7 इंच नीचे उसके शरीर का सबसे कमजोर पॉइंट होता है, उसका दिल। अगर सांप के उस पॉइंट पर जोर से वार किया जाए तो सांप तुरंत ही दम तोड़ देता है। मैंने उस सांप को उसके मुंह से 7 इंच नीचे से पकड़ा था, जिससे वो हमला करने की हालत में नहीं रहा। इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मनीषा की बात सुनकर अनिरुद्ध के दिल को राहत पहुंची। वो मुस्कुराते हुए बोला, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी पत्नी सांपों की एक्सपर्ट है, लेकिन हम झूठ नहीं कहेंगे। एक बार को हम डर से कांप गए थे। आपको हमारी एक बात माननी होगी कि आगे से आप हमारे लिए कोई जोखिम नहीं उठाएंगी। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप पर कोई मुसीबत आएगी तो उससे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि आपकी ढाल भी हूँ। अनिरुद्ध ने हताश होते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और मनीषा से लिपट गया। पर अनिरुद्ध के दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक से उस सांप का उसके पैरों पर गिरना उसे सामान्य नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मनीषा जोर से बोली, ओह शिट। अनिरुद्ध घबराते हुए उससे अलग हटकर बोला, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मनीषा ने उदास चेहरे से जमीन की तरफ इशारा किया। जब अनिरुद्ध ने नीचे देखा तो वहाँ एक गुलाब गिरा हुआ था, जिसकी पंखुड़ियाँ टूटकर जमीन पर बिखरी हुई थी। मनीषा ने उदास मन से कहा, आपने जो हमें गुलाब दिया था वो सांप की वजह से नीचे गिरकर खराब हो गया। अनिरुद्ध ने मनीषा का हाथ थामते हुए कहा, इस गुलाब की कीमत आपके आगे कुछ नहीं है। आप परेशान ना हो, हम आपको दूसरा गुलाब दे देंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर वापस से एक मुस्कान आ गई। शाम ढलने की वजह से उन दोनों ने वहाँ और ज्यादा देर रुकना जरूरी नहीं समझा और घर की तरफ वापस चल पड़े। जब वो दोनों घर के पास पहुँचे तो दरवाजे पर ही उन्हें विनायक बाबू मिल गए। विनायक बाबू ने मनीषा के हाथों में रंग बिरंगे गुलाब का गुच्छा देखते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर गुलाब है। ये तुम्हें किसने दिए? मनीषा ने बिना सोचे समझे कहा, मेरे हस्बैंड ने। मनीषा के मुंह से हस्बैंड शब्द सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वही विनायक बाबू को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब मनीषा को इस बात का एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। विनायक बाबू ने मुस्कुराकर मनीषा से कहा, तुम्हारे हस्बैंड की पसंद की दाद देनी पड़ेगी। सच में वो हमेशा सबसे खूबसूरत चीज को ही पसंद करता है। लाओ, ये फूल मुझे दे दो, मैं अभी किसी नौकर से बोलकर इन्हें फ्लावर वास में रखवा देता हूँ। मनीषा ने शर्माते हुए विनायक बाबू को वो फूल पकड़ा दिए। विनायक बाबू उन फूलों के साथ घर के अंदर चल दिए और उनके पीछे मनीषा भी अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पकड़े अंदर चली गई। डाइनिंग टेबल पर रखे वास में गुलाब के रंग बिरंगे फूल बहुत सुंदर नजर आ रहे थे। मनीषा, अनिरुद्ध और विनायक बाबू वहाँ बैठे उसे निहार रहे थे। तभी विनायक बाबू बोले, सच में ये फूल बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम दोनों के रिश्ते की तरह। विनायक बाबू की बात सुनकर अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए मनीषा की तरफ देखा। मनीषा ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। तभी अनिरुद्ध विनायक बाबू से बोला, हम चलते हैं पापा, हमें स्टडी में कुछ काम है। हम और मनीषा वहीं पर डिनर कर लेंगे। विनायक बाबू अनिरुद्ध को रोकते हुए बोले, बेटा, ज्यादातर तुम स्टडी में या फिर अपने कमरे में ही खाना खाते हो, क्या आज अपने पिता के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? अनिरुद्ध ने मनीषा की तरफ देखा। मनीषा ने हाँ में सिर हिलाते हुए अनिरुद्ध को इशारा किया। विनायक बाबू ने घर की मेड को खाना परोसने के लिए कहा। मेड बड़ी सी ट्रे में खाना लेकर आई। जब वो सबको सूप परोस रही थी तभी अचानक उसके हाथ से गर्म सूप का बर्तन फिसल गया। इससे पहले वो गर्म सूप अनिरुद्ध के पैरों पर गिरता, सही समय पर मनीषा ने उसे भांपते हुए अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पीछे खींच ली। वो बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गया और सारा सूप जमीन पर फैल गया। विनायक बाबू गुस्से में तिलमिलाते हुए मेड से बोले, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा ध्यान किधर है? मेड घबराती हुई बोली, माफ करना साहब, सूप का बर्तन मेरे हाथ से फिसल गया, मैं अभी से साफ कर देती हूँ। इतना कहकर वो मेड नीचे झुककर बर्तन के टुकड़े उठाने लगी। विनायक बाबू फिक्र करते हुए अनिरुद्ध से बोले, शुक्र है भगवान का, अगर सही समय पर मनीषा ने तुम्हें पीछे न किया होता तो ये गर्म सूप सीधा तुम्हारे पैरों को चला देता। विनायक बाबू ने मनीषा का धन्यवाद किया, जिस पर मनीषा बोली, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बाबूजी? मैंने वही किया जो जरूरी था। विनायक बाबू ने खुश होते हुए कहा, जब तक तुम अनिरुद्ध के साथ हो तब तक हमें इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सच में बाबूजी ने अनिरुद्ध के लिए बहुत सही फैसला लिया था। मनीषा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे झुका ली, पर अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा भर रहा था। वो समझ गया था कि गार्डन में सांप का गिरना और डाइनिंग टेबल पर सूप का गिरना महज एक इत्तेफाक नहीं था। उसके दुश्मन उसके घर तक घुस आए थे। वो अनिरुद्ध का इम्तिहान ले रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि अनिरुद्ध अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था या नहीं, जिस वजह से उन्होंने ये सारे हथकंडे अपनाए थे। अनिरुद्ध ने भी ठान लिया था कि वो अपने दुश्मनों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। आगे से उसे और सतर्क रहना था। लेकिन वहाँ से कुछ दूर होटल रूम में बैठा वो रहस्यमयी शख्स भी पूरी तरह तैयारी करके बैठा था। तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही उसने बिना इधर उधर की बात किए सवाल किया, क्या कुछ पता चला? क्या अनिरुद्ध रघुवंशी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, अनिरुद्ध का सच सामने लाने के लिए आज उस पर 2 बार हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों बार उस लड़की ने उसे बचाकर हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, जब तक वो लड़की अनिरुद्ध के साथ है तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे लगता है कि हमें उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना होगा। क्या मनीषा की जान खतरे में पड़ने वाली है? आखिर कौन है अनिरुद्ध का दुश्मन जो उसके घर में छुपा हुआ है? क्या अनिरुद्ध अपने दुश्मन को पकड़ पाएगा? होटल रूम में बैठे उस शख्स की आंखें लाल थी। उसके चेहरे पर कातिलों वाले भाव भर आए थे। तभी फोन की दूसरी तरफ से उस औरत की आवाज आई,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। उस आदमी ने गुस्से से पूछा, क्या मतलब? वो औरत बोली, अनिरुद्ध उससे दीवानों जैसा प्यार करता है। पिछली बार जब वो लड़की किडनैप हुई थी तो अनिरुद्ध ने अमेरिका की मिलिट्री को बुला लिया था। अगर कहीं हमने उसे खत्म कर दिया तो हमें अनिरुद्ध का कहर झेलना पड़ सकता है। वो हमें खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मनीषा को खत्म करने का ख्याल अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। उस औरत की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा शांत होने लगा। वो जानता था कि जो कुछ भी उस औरत ने कहा वो पूरी तरह सच था। वो कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस मनीषा के रहते हम अनिरुद्ध का सच नहीं जान सकते और ना ही हम उस मनीषा को इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं। फोन की दूसरी तरफ से वो औरत बोली, मैंने कब कहा कि मनीषा को छोड़ देंगे, पर हमें जो कुछ भी करना होगा वो सोच समझ कर करना होगा। इस तरह की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो आदमी आश्चर्य से बोला, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? उस औरत की फोन पर आवाज आई, उस मनीषा से कैसे निपटना है मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर उस आदमी ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, पर ध्यान रहे उस मनीषा को हल्के में कभी मत लेना। इतना कहते हुए उस आदमी ने फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद मनीषा बाथरूम में आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। तभी अनिरुद्ध ने पीछे से आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मनीषा एकदम से चौंक गई। वो आईने में अनिरुद्ध का अक्स देखते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अगर अगली बार आपने कुछ ऐसा किया तो मुझे पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। अनिरुद्ध ने मनीषा की गर्दन चूमते हुए कहा, आपके सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो आपका नहीं बल्कि हमारा है और हमारी इजाजत के बगैर इसे कुछ नहीं हो सकता। मनीषा ने अपनी भौएं सिकोड़ते हुए कहा, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अच्छा होता कि आज संडे ना होकर आपका ऑफिस होता, कम से कम आपका दिमाग कहीं और तो लगता। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे क्यों ना आज संडे की छुट्टी का लुत्फ उठाया जाए। इंडियन हैबिटेट सेंटर में एक आर्ट गैलरी है, वहाँ दुनिया भर की बेस्ट पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई है। हमें लगता है कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है, इसलिए हम आज के लिए 2 टिकट्स लेकर आए हैं। क्या आप हमारे साथ वहाँ चलना चाहेंगे? आर्ट गैलरी का नाम सुनकर मनीषा बहुत ज्यादा उतावली हो गई। वो अनिरुद्ध से बोली, क्या सच में? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप बाहर कमरे में जाइए, मैं जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। अनिरुद्ध कामुक भाव में बोला, कपड़े बदलने के लिए हमारा बाहर जाना जरूरी नहीं है। आप तो हमारी पत्नी हैं, आप हमारे सामने कपड़े बदल सकती हैं, हम शर्माएंगे नहीं। अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा अपना सिर घुमाते हुए बोली, आप भी ना, हमेशा आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है। अब बाहर जाइए, नहीं तो हमें आर्ट गैलरी जाने के लिए देर हो जाएगी। इतना कहकर मनीषा ने अनिरुद्ध को बाथरूम के बाहर धकेल दिया। कुछ समय बाद मनीषा अनिरुद्ध की व्हीलचेयर पकड़े आर्ट गैलरी के अंदर घुसी। वहाँ विश्व भर से लाई हुई मशहूर पेंटिंग्स लगी हुई थी। मनीषा बड़ी बड़ी आंखों से उन पेंटिंग्स को निहार रही थी। कुछ पेंटिंग्स को देखकर मनीषा खूब खुश होती, तो कुछ पेंटिंग्स को देखकर वो शांत खड़ी नम आंखों से उसे निहारती रहती। पूरी गैलरी में अनिरुद्ध मनीषा का हाथ थामे हुए था। भले ही उसे उन पेंटिंग्स में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, पर मनीषा की आंखों की चमक देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। तभी वो दोनों एक खूबसूरत सी पेंटिंग के सामने आए। उस पेंटिंग ने मनीषा के दिल को छू लिया। वो एकटक नजरों से उस पेंटिंग को घूरने लगी। तभी अनिरुद्ध धीमी आवाज में बोला, बहुत खूबसूरत है। अनिरुद्ध के शब्द सुनकर मनीषा बोली, सच में ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। तभी अनिरुद्ध बोला, हम पेंटिंग की नहीं बल्कि आपकी बात कर रहे हैं। ये सुनकर मनीषा ने अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध की आंखें पेंटिंग को नहीं बल्कि मनीषा के चेहरे को देख रही थी। मनीषा शर्माते हुए बोली, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि इस पेंटिंग की बराबरी कर सकूं। अनिरुद्ध ने मनीषा का हाथ थामते हुए कहा, पर हमारे लिए ये पेंटिंग कोई मायने नहीं रखती, बल्कि हमारे लिए तो सिर्फ आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मनीषा का दिल उसके काबू में नहीं था। उसके मन में आ रहा था कि वो अनिरुद्ध के होठों को अभी चूम ले, पर समाज की लाज ने उसे बांधा हुआ था। वो बात बदलते हुए बोली, ये पेंटिंग वर्ल्ड फेमस पेंटर मकबूल हाफिज की है और आपको पता है इसकी कीमत लाखों में है। मनीषा उस पेंटिंग की तारीफ करती जा रही थी और अनिरुद्ध शांत नजरों से उसे देखे जा रहा था। आर्ट गैलरी घूमने के बाद दोनों बाहर आ गए। मनीषा अनिरुद्ध को लेकर पार्किंग की तरफ जा रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी ने उन्हें आवाज दी। जब मनीषा ने पलटकर देखा तो वहाँ एक आदमी हाथ में एक बड़ी सी पेंटिंग लिए उनकी तरफ आ रहा था। मनीषा को समझ में नहीं आया कि आखिर उस आदमी को उससे क्या काम था। तभी वो आदमी मनीषा के पास आते हुए बोला, मैम, आप अपनी पेंटिंग यहीं भूले जा रही थी। मनीषा ने हैरानी से कहा, कौन सी पेंटिंग? मेरी तो यहाँ कोई पेंटिंग नहीं है। तभी उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी पेंटिंग मनीषा के सामने कर दी। उस पेंटिंग को देखकर मनीषा के होश उड़ गए। वो पेंटिंग मकबूल हाफिज की वही पेंटिंग थी जिसे मनीषा ने कुछ देर पहले वहाँ देखा था। वो पेंटिंग बहुत महंगी थी, इसलिए मनीषा को लगा कि उस आदमी से कोई गलती हुई है। मनीषा ने उसे मना करते हुए कहा, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये पेंटिंग मेरी नहीं है, आप इसे वापस ले जाइए। तभी वो आदमी बोला, नहीं मैडम, ये पेंटिंग आपकी ही है। मिस्टर अनिरुद्ध रघुवंशी ने ये पेंटिंग आपके लिए खरीदी है और जो पेंटिंग एक बार बिक गई हम उसे वापस नहीं लेते। ये सुनकर मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उस आदमी ने मनीषा के हाथों में वो पेंटिंग पकड़ाई और वहाँ से चला गया। मनीषा ने अनिरुद्ध की तरफ देखा जो व्हीलचेयर पर बैठा उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। मनीषा ने हैरान होते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पता भी है कि ये पेंटिंग कितनी महंगी है। अनिरुद्ध ने मनीषा की आंखों में देखते हुए कहा, इस दुनिया की किसी भी चीज का मोल आपसे ज्यादा नहीं है। वैसे भी आपको ये पेंटिंग काफी पसंद है, इसलिए हमें इसे आपको तोहफे में देने का दिल किया और अपने पति का दिया हुआ तोहफा कभी वापस नहीं करना चाहिए। मनीषा के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो उस वक्त खुद को बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी क्योंकि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था।
तभी मनीषा के पैरों के पास एक गुब्बारा आकर गिरा। मनीषा ने झुककर उस गुब्बारे को देखा। तभी एक छोटी सी बच्ची भागती हुई मनीषा के सामने आकर खड़ी हो गई। मनीषा ने वो गुब्बारा उठाते हुए उस बच्ची से पूछा, ये आपका है? उस बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया। मनीषा ने मुस्कुराकर उस गुब्बारे को हवा में उछालते हुए उस बच्ची की तरफ फेंका। बच्ची ने लपक कर उस गुब्बारे को पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। तभी वो बच्ची मनीषा से बोली, दीदी क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर खेलेंगी? मनीषा को उस बच्ची की मासूमियत भाग गई। उसने मुस्कुराते हुए उस बच्ची से कहा, मुझे आपके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ना इन अंकल की परमिशन चाहिए होगी। मनीषा की बात सुनकर वो बच्ची अनिरुद्ध की तरफ पलटती हुई बोली, अंकल प्लीज दीदी को बोल लेना कि मेरे साथ खेलें। उस बच्ची की बात सुनकर अनिरुद्ध ने भौं सिकोड़ते हुए मनीषा की तरफ देखा। दरअसल अनिरुद्ध खुद के लिए उस बच्ची के मुंह से अंकल सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था, जबकि वो बच्ची मनीषा को दीदी बोल रही थी। अनिरुद्ध ने मनीषा को देखते हुए धीरे से कहा, क्या हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि आप दूसरों से हमें अंकल बोलने के लिए कह रही हैं? अनिरुद्ध की बात सुनकर मनीषा उसके मजे लेते हुए बोली, प्लीज ना अंकल परमिशन दे दीजिए। अनिरुद्ध ने वापस मुड़कर उस बच्ची की तरफ देखा। उसकी मासूम शक्ल पर अनिरुद्ध भी मोहित हो गया। वो उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आपकी दीदी को अंकल की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और खूब खेलिए। अनिरुद्ध की बात सुनकर उस बच्ची ने फौरन मनीषा का हाथ पकड़ा और उसे कुछ आगे ले जाकर उसके साथ गुब्बारे से खेलने लगी। मनीषा को उस बच्ची के साथ खेलता देख अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लग रहा था। मनीषा गुब्बारे से खेलते वक्त खुद भी किसी छोटी बच्ची से कम नहीं लग रही थी। वो उस बच्ची के साथ इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी नजर ही नहीं आ रही थी। दरअसल मनीषा को बच्चे बहुत पसंद थे, क्योंकि वो बचपन से उस अनाथ आश्रम से जुड़ी थी जहाँ सैकड़ों अनाथ बच्चे रहा करते थे। मनीषा को शुरू से बच्चों को संभालना आता था और वो बच्चे भी मनीषा के साथ बहुत अच्छा महसूस करते थे। उस बच्चे के साथ खेलते समय मनीषा को अपने अनाथ आश्रम के बच्चों की याद आ रही थी। वो उसी तरह से उनके साथ खुद बच्ची बनकर खेला करती थी और जितना भी वक्त उन बच्चों के साथ गुजारती थी उतना ही वो अपनी तनाव भरी जिंदगी से हल्का महसूस करती थी। वहीं उससे कुछ दूर बैठा अनिरुद्ध मनीषा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस छोटी बच्ची को देखकर अनिरुद्ध के मन में न जाने कौन कौन से ख्याल चल रहे थे। वो ये सोच रहा था कि उसकी और मनीषा की जब कोई बच्ची होगी तो वो भी उस छोटी बच्ची की तरह मासूम और सुंदर होगी। कुछ ही पलों में अनिरुद्ध भविष्य के ख्यालों में खो सा गया था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान जैसे चिपक सी गई थी। तभी अचानक अनिरुद्ध की गाड़ी के टायर्स के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही अनिरुद्ध की नजर सड़क पर पड़ी, उसने देखा कि एक काली रंग की कार तेज रफ्तार में मनीषा और उस बच्ची की तरफ आ रही थी। कार की रफ्तार को देखकर अनिरुद्ध समझ गया कि कार चलाने वाला उस कार को काबू नहीं कर पाएगा और सीधा जाकर मनीषा और बच्ची को टक्कर मार देगा। ये ख्याल मन में आते ही अनिरुद्ध के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने मनीषा को आवाज दी, पर सड़क पर शोर होने के कारण मनीषा उसकी आवाज सुन नहीं पाई। तब तक वो कार मनीषा और उस बच्ची के एकदम करीब आ गई। अनिरुद्ध से रहा नहीं गया। उसने अपने दोनों हाथ व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट के ऊपर रखे और उठने की कोशिश करने लगा। अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर से उठने ही वाला था कि तभी वो अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर रुक सा गया। इससे पहले वो कार मनीषा और उस बच्चे को टक्कर मारती, अचानक से वहाँ एक आदमी आया और उसने मनीषा और उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से एक तरफ खींचा। वो कार उन दोनों को बिना टक्कर मारे तेजी से आगे की तरफ निकल गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मनीषा को संभालने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले वो शख्स का चेहरा देख पाती, वो शख्स आगे जा रही कार के पीछे दौड़ा। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से वो शख्स उस कार को रोक नहीं पाया और वो कार सड़क पर भागती हुई बहुत दूर निकल गई। मनीषा पूरी तरह से सदमे में थी। उसके हाथ पैर फूल गए थे और वो किसी मूर्ति की तरह जम गई थी। तभी अनिरुद्ध अपनी व्हीलचेयर को तेजी से दौड़ाता हुआ मनीषा के पास आ गया। उसने मनीषा के दोनों हाथ पकड़कर उसकी चिंता करते हुए पूछा, मनीषा आप ठीक तो है ना? कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई? मनीषा अभी भी बुत बनकर खड़ी थी। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी वो शख्स जो कार के पीछे भागा था हांफता हुआ मनीषा के पास आते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना मनीषा? मनीषा ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे ही अनिरुद्ध की नजर उस शख्स पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। मनीषा की जान बचाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भरत था। भरत को अपने सामने देखकर अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ, पर अनिरुद्ध इस बात को भी नहीं नकार सकता था कि भरत ने मनीषा और उस बच्ची की जान बचाई थी। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, थैंक यू सो मच भरत, अगर आज तुम सही समय पर ना आते तो न जाने मनीषा और उस बच्ची का क्या हाल हुआ होता। अनिरुद्ध की बात सुनकर भरत उसे कोई जवाब देने जा ही रहा था कि तभी अचानक भरत की नजर अनिरुद्ध के पीछे बनी बड़ी सी बिल्डिंग पर पड़ी, जिसे देखकर वो चौंक गया। उस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक शख्स खड़ा दूरबीन से उनकी तरफ देख रहा था। आखिर दूरबीन से देखने वाला शख्स कौन था? क्या मनीषा पर किसी ने जानबूझकर हमला करवाया था? क्या अनिरुद्ध को उस गाड़ी वाले का पता चल जाएगा? मुझे मालूम है आपको एपिसोड अच्छा लगा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।